मिर्जापुर नाम के गांव में लालचंद नाम का जमींदार रहता था। लालचंद बहुत दुष्ट था। वो बिना खेत वाले किसानों को अपना खेत जोतने के लिए देता था। फसल की कटाई के बाद वो गलत हिसाब बताकर सारा फसल लेकर चला जाता था। गांव के बाहर लालचंद का 2 एकड़ जमीन था जिसमें बीड़ी के पत्ते उगाता था, पर वो खेत हमेशा सूखा रहता था। उसमें हरा घास भी नहीं उगता था। उस खेत के पास ही एक कुआं था। एक दिन लालचंद मोहे नाम के किसान से, देखो मोहे, तुम और कितने दिन यूं किराए की खेती करते रहोगे? तुम तो खेती बड़ी अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अपना एक खेत हो। तुम गांव के बाहर मेरे 2 एकड़ जमीन को जोतने लगो। मुझे साल का 30,000 रुपए दे दो, काफी है। बाकी सारा मुनाफा तुम्हारा है। क्या कहते हो? बेचारा मोहे उस जमीन के बारे में जानता नहीं था, इसीलिए खुशी खुशी मान गया। लालचंद ने एक एग्रीमेंट पर उससे दस्तखत करा लिया। मोहे और उसकी पत्नी सादिका ने उस खेत में बीज छिड़के, बहुत मेहनत से उस कुएं से पानी खींचने लगे और उस पानी से खेत को सींचने लगे। उनका बेटा बॉबी भी उनकी मदद करने लगा, पर बहुत कोशिश करने पर भी उस खेत में कोई फसल नहीं उगा। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन लालचंद उनसे, क्यों भाई मोहे, 1 साल पूरा हो गया, अब तक 3 फसल काट चुके होगे तुम, पर तुम्हें मुझे पैसे देने हैं ये बात याद नहीं आया? जब तक मैं ना पूछूं तुम दोगे नहीं क्या? भाई ये तो अन्याय है। मुझे अभी अभी पता चला है कि इस खेत में हरा घास भी नहीं उगता और आपने मुझसे 10 साल का एग्रीमेंट लिखवाया है। मैंने अपने पत्नी के गहने बेचकर इसके लिए पैसे लगाए। अब हमारे पास खाने के भी लाले पड़े हैं। आप मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए और उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दीजिए प्लीज। क्यों, ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? एक बार जो एग्रीमेंट हो गया तो हो गया, उसे कैंसिल नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे इस खेत के साथ, पर हर साल मुझे पैसे भरने होंगे। बस तुम्हें 10 दिन का मोहलत देता हूँ। 30,000 रुपए देने होंगे, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल भिजवा दूंगा। खबरदार, कहकर वहाँ से चला गया। बेचारा मोहे परेशान हो गया। एक दिन मोहे और सादिका ये सोच रहे थे कि उस खेत में क्या फसल उगाना है। बॉबी एक गेंद के साथ खेल रहा था, तभी वो गेंद जाकर कुएं में गिरा। बॉबी कुएं के पास जाकर, पिताजी, मेरा गेंद कुएं में गिर गया पिताजी। कह के रोने लगा। मोहे उस कुएं में कूदा। मोहे उस गेंद को उठाने लगा तो उसे कुएं के तह पर कुछ बक्से दिखाई दिए। वो पानी के तह तक पहुंचा। वहाँ 3 बड़े बड़े संदूक दिखाई दिए। मोहे ने एक संदूक खोलकर देखा, उसमें काफी सारे सोने के गहने थे। मोहे हैरान हो गया। बाद में मोहे गेंद के साथ ऊपर आया, अपनी पत्नी से ये सब बातें बताई। अरे तुम्हारी जुबान चलती रहती है, ये बात किसी से ना कहना। अगर उस लालचंद को ये बात पता चल गया तो ये सारा खजाना लेकर चला जाएगा। भगवान ने हम पर रहम खाकर ये खजाना हमें दिया है, इसे हमें सुरक्षित रखना होगा, समझी? मैं क्यों बताने लगी भला? पर बिना जमींदार को खबर लगे इसे बाहर निकाले कैसे? हम दोनों इतने बड़े संदूक को बाहर निकाल नहीं सकते ना। तब मोहे सोच में पड़ गया। उसे तुरंत एक आइडिया आया। अगले दिन मोहे पड़ोसी गांव से कुछ नौटंकी वालों को लेकर आया। उनके पास बड़े बड़े संदूक थे। लोगों ने उसे देखा। उस दिन शाम को मोहे गांव में आया और वो नौटंकी वाले हमारे खेत के पास आए और दोपहर को आराम कर रहे थे। बेचारे, उनके नकली गहनों का संदूक हमारे कुएं में गिर गया। अगर आप लोग आकर मदद करें तो आज रात को हम महाभारत का नाटक देख पाएंगे। आगे आपकी मर्जी। ये सुनकर सब गांव वाले उस कुएं के पास पहुँचे। बड़े बड़े रस्सी बांधकर उस संदूक को बाहर खींचा। उस संदूक में ढेर सारे सोने के गहने थे। गाँव वालों ने उसे देखा और सोचा कि वो नौटंकी वालों का नकली गहना है। बाद में मोहे बैलगाड़ी में उन गहनों को पड़ोसी गांव तक ले गया। उन सारे गहनों को पड़ोसी गांव के सुनार को बेच दिया। बाद में मोहे लालचंद के पास आया और, लालचंद जी, ये लीजिए आपके 30,000 रुपए। अपने एग्रीमेंट को और 20 साल के लिए बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहो तो पूरे 6 लाख अभी दे सकता हूँ मैं। आपके खेत में सोने के पत्थर मिल रहे हैं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लालचंद परेशान होकर, ये सब नहीं होगा, मैं
तुरंत एग्रीमेंट को कैंसिल करता हूँ। मैं उसके बदले में तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ। अब तुम्हारा उस खेत पर कोई अधिकार नहीं होगा। बस कहकर 5 लाख रुपए उसे दिए। मोहे खुशी खुशी उसे लेकर चला गया। तब लालचंद खुद उस खेत को जोतने लगा और सोने के पत्थरों को ढूंढने लगा। दिन बीतते गए पर उसे कुछ नहीं मिला। तब तक मोहे का परिवार दूर किसी और गांव में जाकर बड़े घर बनाकर वहां खुशी खुशी रहने लगे। कैमल बफेलो दूध वाला वो एक बड़ा सा अनाथालय था। वहां कलेक्टर मुकेश और आश्रम के हेड चैटर्जी थे। कलेक्टर साहब, अनाथालय में बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। हमारे अनाथालय में दूध सप्लाई करने कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा है। आप ही इस समस्या का कोई हल ढूंढें और बच्चों के सेहत को बिगड़ने से रोकें। कहकर चैटर्जी ने चिंता व्यक्त की कि अनाथालय को दूध सप्लाई करने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है। हमारे अनाथालय को दूध सप्लाई करना हो तो पड़ोसी गांव से किसानों को रेगिस्तान को पार करके आना होता है। यूं आना हो तो खर्चा ज्यादा होता है। ये कहकर कोई नहीं आता है सर। मैं जाकर उस गांव के किसानों से बात करता हूँ। कहकर कलेक्टर मुकेश वहां से रवाना हुआ। गांव के चौपाल पर सारे किसान जमा हुए। कलेक्टर वहां पहुंचा। गांव के किसानों से मेरी यही विनती है कि रेगिस्तान के उस ओर वाले गांव में स्थित अनाथालय के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है और उनकी पौष्टिकता में कमी के कारण वे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। आप में से किसी एक को बड़ा दिल करके उस अनाथालय के बच्चों को दूध सप्लाई करने का बीड़ा उठाना होगा। सर, उस अनाथालय को दूध सप्लाई करने के लिए रेगिस्तान को पार करना होगा। रेगिस्तान को पार करना मुश्किल है सर। साइकिल रेत में धंस जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है सर। आप सब अच्छी तरह से सोच लीजिए, चाहे तो ज्यादा पैसे दिलाने की कोशिश करता हूँ। सर, बात पैसे की नहीं है। वहाँ दूध सप्लाई करना इंसान के बस की बात नहीं है सर। हमें माफ कीजिए सर। सरकार ने अनाथालय की स्थापना वहाँ इसीलिए किया था ताकि एक स्वच्छ और अच्छे वातावरण में बच्चों की परवरिश हो। अगर आप में से कोई भी दूध सप्लाई करने आगे नहीं आएगा तो बच्चों को परेशानी होगी। जरा सोचिए, हम दूध सप्लाई नहीं कर सकते हुजूर। कहकर सब जाने लगे। हुजूर, उन बच्चों को मैं दूध सप्लाई करूंगा, मैं ले जाऊंगा। सब किसानों ने नरेंद्र नाथ को हैरान होकर देखा। शाबाश नरेंद्र नाथ जी, आप कल से ही बच्चों को दूध सप्लाई करना प्रारंभ कीजिए। आपको ज्यादा पैसे मिले इसका मैं बंदोबस्त करता हूँ। कहकर कलेक्टर वहां से चला गया। अरे नरेंद्र, तू पागल हो गया है क्या? मरुस्थल को पार करके दूध कैसे सप्लाई करोगे? जहां चाह वहां राह। नरेंद्र ने भैंस के दूध धोकर वहीं साथ में पाल रहे एक ऊंट के ऊपर दूध के कैन को लादा। फिर नरेंद्र उस ऊंट से, ऊंट महाशय, गांव में तुम यूं लावारिस घूम रहे थे। मैं तुम्हें शरण देकर पाल रहा हूँ। आज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें रेगिस्तान के उस पार स्थित अनाथालय को दूध लेकर जाना होगा। कहकर सिर हिलाया। नरेंद्र ने बिस्लरी के एक बोतल में दूध डालकर ऊंट के सामने खड़ा होकर पीने लगा। नरेंद्र ऊंट के पास आया और यूं सिर हिलाने लगा मानो कह रहा हो कि मुझे भी दूध चाहिए। तुम्हें दूध चाहिए तो हम दोनों को ये दूध के कैन लेकर उस अनाथालय तक जाना होगा। मंजूर हो तो तुम्हें मैं दूध दिलाऊंगा। ऊंट ने सिर हिलाकर ठीक है कहा। ऊंट के मुंह में भी एक दूध का बोतल रखा। ऊंट ने गट गट वो दूध पी लिया और मुंह को चाटा। फिर ऊंट के दोनों ओर दूध के कैन लटक रहे थे। नरेंद्र ऊंट के पीठ पर बैठा था और ऊंट रेगिस्तान में चला जा रहा था। ऊंट जाकर अनाथालय में रुका। चैटर्जी आया और दूध के कैन लिया। कोई दूध डालने आगे ही नहीं आया, पर आप आए, धन्यवाद नरेंद्र जी। कहकर नरेंद्र की प्रशंसा की और उसे प्रणाम किया। कलेक्टर गांव के चौपाल के पास आया। नरेंद्र जी, कोई आगे नहीं आया, पर आप आगे बढ़े और उन बच्चों के लिए दूध का प्रबंध किया, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। कहकर नरेंद्र का सम्मान किया।
गांव में जब किसी ने भी एक बेजुबान जानवर की परवाह नहीं की तो मैंने उसे आश्रय दिया। आज उसी बेजुबान जानवर ने उन नन्हे बच्चों को दूध पहुंचाने में मेरी सहायता की। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है हुजूर। कुछ भी कहो, आपका सोच कमाल का है। चंद बच्चों को दूध पहुंचाने की सोच आज आपको यहाँ तक लाया है। आपका धन्यवाद। कहकर कलेक्टर ने नरेंद्र को शॉल